नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप मल्ला की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आपका जो यूपी पीएससी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, रिसेंट में जो अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है आपका 14 जुलाई को, तो उसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रखी, जो कि यूपी पीएससी के एग्जाम में क्या होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो लास्ट 20 साल के मैंने जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज यहाँ पे एमसीक्यू में करवा रहा हूँ आपको डिटेल वाइज, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि एग्जाम में आपके जो अगर 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं, तो यहाँ से आपको 20 से 25 क्वेश्चन एट इट वही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सीरीज स्टार्ट की थी मैंने। तो इसमें आज हम पहुंच गए हैं 6 चैप्टर पे, कृषि तथा पशुपालन पे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम डिटेल वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ये सीरीज जो होगी आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। अगर आप इसको 15-20 मिनट आधे घंटे में अगर वीडियो को देख लेते हैं, आपके चैप्टर वाइज 50-60 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे और एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, और आप न्यू है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आप जो कि पीएससी की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमारे 4 चैप्टर हो गए थे, 6 चैप्टर है आज, 5 चैप्टर इसके बाद होगा अगले बार में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1843 में पौड़ी व गंडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी कैप्टन हडस्टन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन हडस्टन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। देखिए सन 1848 में कैप्टन हडस्टन ने पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की यहाँ पे क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जाना जाता है आपका विजय जरधारी जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। देखिए टिहरी गढ़वाल में जरधार गांव के निवासी विजय जरधारी को उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1986 में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, अब देखिए उद्देश्य कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना और कुछ निश्चित बीजों को बोकर व्यवसायीकरण करने का विरोध करना था, ठीक है। विजय जरधारी ने बारानाज तकनीक तथा जीरो बजट खेती की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि उत्तराखंड में जीरो बजट खेती की शुरुआत किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पे विजय जरधारी जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए ये जो हमारी सीरीज है ये काफ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड के जो पेपर होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का मतलब ये है कि आप इनको बार बार करिए। जहाँ आपके अगर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं तो वहाँ से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, ठीक है। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, ठीक है। किसकी जाती है, जेट्रोप की पौधे की जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। तो बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में जेट्रोफा की खेती की जाती है। बायोडीजल जैविक गतिविधियों के द्वारा जैविक मूल पदार्थों के उपयोग से बनाया गया ईंधन है। जेट्रोफा का पौधा ऊसर, बंजर, शुष्क और अर्धशुष्क पथरीली किसी भी भूमि पर क्या हो जाता है, ये उग जाता है वहाँ पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है, ठीक है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, जो कह रहा है कि अनइरिगेटेड है, ठीक है। तो असिंचित जो उपजाऊ भूमि होती है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, उस, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, उपराऊ अवयव। क्या कहा जाता है आपका, उपराऊ अवयव कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बार बार एग्जाम पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि उपराऊ अवयव कहलाती है। उत्तराखंड में कृषि भूमि निम्न प्रकार की पाई जाती है। एक तो देखिए उपराऊ भूमि, ये क्या होती है, ये असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है, ठीक है। ऊपर याद रख लो, ऊपर से ऊपर याद रखो, ठीक है। असिंचित भूमि होती है जो कि ऊपर मिलती है। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में क्या है, एक उपराऊ उपबल है और एक उपराऊ द्वयम है, ठीक है। उपराऊ उपबल उपराऊ द्वयम से 1.5 गुना अच्छी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। सेकंड है तालाब भूमि। अब तालाब भूमि नीचे जो नीचे होगी तल में होगी, ठीक है। तो घाटी के तलों में मिलती है जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। देखिए क्या होगा, जो घाटी के नीचे वाली जो तल होगा नीचे, ठीक है, तो वहाँ पे नदी नाले जाते होंगे जिससे पानी वजह उपजाऊ क्या होगा कि वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक नमी होगी अच्छी खासी मिट्टी में, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है, इसका मतलब यही है कि वहाँ पे तालाब है, ठीक है। यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी होती है। जो उपराऊ भूमि थी आप उससे 3 गुना अच्छी यहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी, तालाब हो जाएगी। तीसरी आती है इजराइल। अब क्वेश्चन पूछता है कि इजराइल भूमि क्या है। रिसेंट में जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन मैचिंग फॉलोइंग में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वनों के बीच या किनारों की जो अपरिपक्व भूमि होती है, जो पथरीली भूमि होती है, उसको इजराइल कहा जाता है, ठीक है। पांचवा है, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है, ठीक है। तो जो सार पद्धति है किस संबंधित है, फसल चक्र प्रणाली से। किससे है, फसल चक्र प्रणाली से, ठीक है। तो उत्तराखंड में सार पद्धति पूछिए किससे रिलेटेड होती है, तो ये होती है फसल चक्र प्रणाली से, जो फसल चक्र प्रणाली होती है, ठीक है। अगला है छठा क्वेश्चन,
निम्न में से कौन उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कुटला, हल, माया या फिर करबोजा। देखिए कुटला होता है, मिट्टी जिसे कूटते हैं, ठीक है। हल भी होता है, माया, बट यहाँ पे करबोजा क्या है, उत्तराखंड का नहीं होता है, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों कथन दिए गए करबोजा कृषि उपकरण नहीं, जबकि तीनों कुटला, हल, माया कृषि के उपकरण है। करबोजा छोटा थैला है, ठीक है, जिसका प्रयोग भेड़ तथा बकरियों के पीठ पर सामान लादने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया करबोजा क्या होता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखना यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका मुख्य स्रोत क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो कृषि पशुपालन है, आप सबको पता है इसके बारे में। देखिए उत्तराखंड मोस्ट ऑफ डिपेंड करता है, वो कृषि पशुपालन पे डिपेंड करता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है, ठीक है। जो उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है, देखिए पर्यटन भी है, कृषि भी है, बट मेनली आप देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका कृषि हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की बहुसंख्यक जनता 90% की जनसंख्या का आजीविका मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पे कृषि है, ठीक है। लेकिन राज्य का कुल खेती योग्य क्षेत्र इतना है हेक्टेयर, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ये आप लेटेस्ट जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपका ये कितना है करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। उत्तरांचल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, ये आपका कथन सही है। अब देखिए रिसेंट में आपके इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस राज्य की 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की बहुसंख्यक जनसंख्या 90% जो है आजीविका मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पे कृषि है। लेकिन राज्य का कुल खेती योग्य मात्र इतना हेक्टेयर रहने वाला है, ठीक है। जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, आपका 14% यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, जैव कृषि, ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक और या बायो फार्मिंग यहाँ पे कहा जाता है, को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है? ये किसने किया है? उत्तराखंड ने अपने आप को यहाँ पे जैविक स्टेट यहाँ पे क्या कर रखा है, घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अपने को जैव राज्य घोषित किया गया है। उत्तराखंड की 90% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। भौगोलिक विषमता के कारण इस राज्य में जैव कृषि पर विशेष बल दिया जा रहा है। उत्तरांचल की ऑर्गेनिक चाय की चीन, जापान, अमेरिका और रूस, इंग्लैंड तक क्या होती है, मांग, इसकी क्या है, भारी मांग है वहाँ पे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए पहला आपका जो सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है, ठीक है, वो आपका गेहूँ होता है, साथ में धान होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मडुआ भी है और आपका आलू भी है, ठीक है। ये 4 होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा धान, गेहूँ, मडुआ और आलू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 33%। अब देखिए अब ये पुराना डेटा है आपका, यहाँ पे अगर नया डेटा देखा जाएगा तो 29% भाग पे क्या है आपका, यहाँ पे गेहूँ बोया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मुख्य देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल में, और साथ में फिर धान, ठीक है। और धान आपका 21% में, और अभी 29% आपका क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। 24% भाग पे आपका यहाँ पे चावल हो जाएगा, ठीक है। और 10% भाग पे आपका क्या है, यहाँ पे गन्ना है, और 6% भाग पे आपका क्या है, मडुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। देखिए प्रमुख मडुआ उत्पादक जिले के हैं, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 15% भाग पे मडुआ था, अभी मडुआ थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रिपीटेड होता है बार बार। तो तराई में क्या होता है आपके, यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इसे पाताल तोड़ कुएं भी कहते हैं, ठीक है। कंकरीली व पथरीली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को भाबर तथा महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। भाबर क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से उधम सिंह नगर सम्मिलित है, जो एक संकरी पट्टी के रूप में भी है। इस क्षेत्र में पर्वतीय नदियां, नालों व स्रोतों का जल विस्तार रेतीली भूमि के नीचे अदृश्य हो जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में उपयुक्त मिट्टी होने के कारण चावल व गन्ना क्या है, प्रमुख मात्रा में यहाँ पे होता है, ठीक है। अगला है 13वां, निम्न में से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों वाला कौन सा ब्रांड उत्तरांचल में संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आंचल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। व्यस्तक पुरुष कर्मचारियों द्वारा नहीं, पुरुषों के द्वारा नहीं होता है। बाल कर्मचारी नहीं। देखिए सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में हम देखते हैं तो यहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती है, 50% क्या होती है, महिलाएं यहाँ पे क्या करती है, इसमें अपना योगदान देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो उत्तरांचल में कृषि में महिलाओं की व्यक्तिगत भागीदारी 60% के करीब है। पर्वतीय क्षेत्रीय कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान महिलाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में बार बार इसको यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 200 वर्ग जो आपका मीटर है इसका एक नाली के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, याद रखना। देवभूमि पहाड़ में भूमि की नाप के पैमाने हैं। देखिए 16 मुट्ठी बराबर एक नाली, क्वेश्चन पूछ लेता है एक मुट्ठी में, एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है, या 16 मुट्ठी में कितनी नाली होंगी। ठीक है, एक नाली बराबर 240 गज होता है, एक नाली बराबर 2160 स्क्वायर फीट होता है, एक नाली बराबर स्क्वायर मीटर 200 स्क्वायर मीटर बताया अभी मैंने आपको। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पूछ लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है। तो नाली और मुट्ठी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तरांचल में कृषि मापने का पैमाना नाली और मुट्ठी है। उत्तरांचल की 90% जनसंख्या की आजीविका मुख्य साधन क्या है, कृषि है आपका। उत्तरांचल में कृषि भूमि को 3 विभागों में आगे किया गया है। देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पे। पहली होती है आपकी खिल भूमि। खिल भूमि क्या होती है, इस प्रकार की भूमि पर फसलों के अदला बदली द्वारा मडुआ व कोदो, झंगोरा, चुआ आदि क्या है उपजाया जाता है। सेकेंड आपका उपराऊ भूमि, जो ऊपर की भूमि होती है। ठीक है, पर सोपान बनाकर बिना सिंचाई के ही फसल उगाई जाती है इसके अंदर। उसके बाद तलाऊ है, जो नीचे तल में होती है। सिंचाई द्वारा मुख्यतः धान उगाया जाता है। देखिए धान, क्योंकि धान के लिए पानी चाहिए होता है, और तालाब में ही क्या होता है, नदी नाले वगैरह होते हैं जो। ठीक है, वहाँ पानी भी होता है और अच्छी मतलब ह्यूमिडिटी होती है, सीमार भूमि उसको कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मुख्यतः ये होता है। ठीक है, आपका गेहूँ वगैरह खासकर, इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, कितनी परसेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी 13% के आसपास। ठीक है, तो उत्तराखंड में राज्य का 71.05% भूभाग क्या है, वन क्षेत्र है, तथा करीब 28.95 भूभाग पर अन्य भूमि है। ठीक है, जिसमें खेती के लिए मात्र 12.75 भूमि है। इसी 12.75 में सारा तराई व भाबर का क्षेत्र, जो तराई और भाबर का पूरा क्षेत्र है वो यहाँ पे सम्मिलित होता है। ठीक है, और 88% भूभाग पर क्या है, उत्तराखंड का आपका पर्वतीय है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और गेहूं इस प्रदेश की मुख्य फसल है। मैंने बताया था आपको 29% भाग पे क्या है, इसकी खेती की जाती है सबसे ज़्यादा। 18वां है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का परीक्षण केंद्र कहाँ पे है। ठीक है, ये आपका ऋषिकेश, कहाँ पे आपका ऋषिकेश में है। ठीक है, तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का परीक्षण केंद्र ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड पशुधन विकास का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ पे है, आपका कालसी में है। 19वां है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। ये मैं आपको बताया था अभी, ये आपकी गेहूं हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तराखंड में अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पहले का है आपका, 29% पे यहाँ पे की जाती है। ठीक है, और कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर गेहूँ बोया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, कुमाऊं से ज़्यादा गढ़वाल से ज़्यादा कुमाऊं में यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे गेहूँ बोया जाता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है। ये आपका सही है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरांचल राज्य की लगभग 90% जनसंख्या आपकी आजीविका कृषि पर निर्भर होती है। उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम होने के कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा है। पर्वतीय राज्य होने के कारण कृषि योग्य समतल भूमि का अभाव है, तथा पहाड़ी क्षेत्रों के खेतों की ढलान अधिक होने से जल द्वारा मिट्टी का क्षरण अधिक होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर सीनुमा कृषि का या फिर कट्टूर खेती, इसको क्या कहते हैं, आपकी कट्टूर खेती की जाती है। कट्टूर खेती में जल अवरोधित होने के साथ ही मिट्टी के कटाव के संरक्षण के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने वाले पोषणीय तत्व भी सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है। कौन सी बोई जाती है, ये बोई जाती है आपकी गेहूं बोई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन बहुत देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे। सावरी शहर, राहदारी, प्रभु सेवा या फिर तिहाड़। तो इसको कहते थे आपका तिहाड़ कहते थे। ठीक है, तो फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को तिहाड़ कहते थे। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित किया गया है कहाँ पे, देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था आपका अल्मोड़ा में किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना फरवरी 2004 में अल्मोड़ा में किया गया था। वर्तमान में इसके मुख्यालय को अल्मोड़ा से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंड से क्या कर दिया गया था, इसको स्थापित कर दिया गया है। 24वां है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1910 के आसपास बेलाडोना की खेती यहाँ पे उत्तराखंड में की गई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना नामक औषधीय पौधे की खेती की गई थी। यह पौधा हिमालय पर 6 से 12,000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस पौधे का संपूर्ण भाग जहरीला होता है, जिसका कारण इसमें उपस्थित एट्रोपिन नामक अल्कालाइड
है बेलाडोना औषधि का मुख्य प्रभाव स्नायु तंत्र पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रमुख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नौटी यह है ऑर्गेनिक चाय के लिए। किसके लिए है आपका? ऑर्गेनिक चाय के लिए। तो उत्तराखंड में चमोली जिले का नौटी क्षेत्र ऑर्गेनिक चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नौटी में 170 हेक्टेयर भूमि पर वर्तमान में चाय की खेती कृषि की जाती है यहाँ पे। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? मलबरी, मूंगा, टसर या सभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे चलिए इसको। ठीक है, यूकेपीसीएस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इसके। उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो सभी 4 प्रकार की, अब देखिए 4 प्रकार की जो है याद रखना कौन कौन 4 प्रकार की है। कोकून यानी सहतूत, ओक, तसर, मूंगा और एग्रीकल्चर उत्पादन कर रहा है। उत्तराखंड राज्य में रेशम उत्पाद का एक लंबा पारंपरिक और महान इतिहास रहा है। ठीक है, बताया जाता है कि कैप्टन हटन ने वर्ष 1858 में मसूरी की पहाड़ियों पर रेशम उत्पादन की शुरुआत की और मेंबर्स लिस्टर एंड कंपनी ने देहरादून हरिद्वार रोड पे एक गांव में रेशम का व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ किया था, जिसके बाद ये रेशम मजाई नाम इसको दिया गया। ठीक है, इसको याद रखना 1858 के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27वां अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएंगे? बॉसी सेन हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन है आपके? बॉसी सेन है। 1934 के आसपास यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? अब कृषि योग्य भूमि की बात करेगा तो ये है आपका 13%। कितना हो जाएगा आपका? 13% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 6.98% लाख हेक्टेयर किसमें कृषि के अंतर्गत आता है, जो कि क्षेत्र का कुल 11.6% है। बट आयोग ने इसका आंसर नियर बाय जो आंसर था वो माना था, इसलिए मैंने आपको इसका 13% यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? अब देखिए नकदी फसलें क्या होती हैं? जो फसल हम यूज नहीं करते हैं, जो डायरेक्टली क्या है बेची जाती है। फल तो हम यूज करते हैं, सब्जियां भी यूज करते हैं, बट आप देखिए यहाँ पे जो गन्ना है, देखिए तंबाकू तो होता नहीं उत्तराखंड में, जो गन्ना है आपका ये आपका नकदी फसल है। क्या है आपका? नकदी फसल है। ठीक है, तो उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। उत्तराखंड के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जूट, कॉफी, कोना, गन्ना, केला, संतरा और कपास, आम जैसे नकदी फसलें। देखिए नकदी फसलें ये होती हैं जो कि अपने यूज, जैसे गेहूं चावल वगैरह तो क्या होते हैं अपने यूज के लिए हम रखते हैं, खराब भी नहीं होता है, पर ये नकदी फसलें होती हैं, इनको हमको बेचना पड़ता है। कपास से हम डायरेक्टली कपड़ा तो पहन नहीं सकते हैं, हमको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको याद रखना। गन्ना अब डायरेक्टली तो चीनी आप लेंगे नहीं, गुड़ बनेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग जहाँ चीज़ें होंगी उसके बाद ही वहाँ पे चीज़ को कम कर पाएंगे। ठीक है, अब कॉफ़ी है, कॉफ़ी के पत्ते तो डायरेक्टली तुम खाओगे नहीं, उसको जब प्रोसेस मशीनिंग वगैरह होगी उसके बाद ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, 30वां है निम्न में कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? ठीक है, ये हो जाती है आपकी गेहूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड में कुल जोत का अधिकांश भाग गेहूँ उगाया जाता है। गेहूँ ट्रिटिकम जाति की फसल है। क्वेश्चन पूछ लेगा, गेहूँ में ग्लूटेन पाया जाता है। गेहूँ रबी की किसकी फसल है आपकी? रबी की फसल। रबी की जो फसलें होती है वो आपकी ठंडी में बोई जाती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, हार्वेस्ट जो होती है ये अप्रैल में इनको काटा जाता है। ठीक है, हार्वेस्ट किया जाता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो बरसात का टाइम होता है अभी, जैसे आपका देख सकते हैं जो अभी धान वगैरह है वो आपकी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, और जायद की फसलों की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जायद की फसलें कौन सी होती हैं? जो जायद की फसलें होती है मार्च अप्रैल, जो आपकी फरवरी मार्च में बोई जाती है, सब्जी वगैरह जो होती है। ठीक है, 31वां है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया था? ये जो बना था आपका 1960 में आया था। ठीक है, और देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था ये। ठीक है, इसको याद रखना। और जो आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन आया था जो, ठीक है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो 1972 में क्या हुआ था? इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर रख दिया गया था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वर्तमान में उत्तराखंड के पंतनगर में है। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर उत्तराखंड तो बना नहीं था। वर्ष 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ भारत रत्न सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत है, जो मैंने बताया ना ग्रीन रिवोल्यूशन आपको, तो इसका अग्रदूत इसको माना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? देखिए आरओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो ये आपका उधम सिंह नगर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हरिद्वार में भी होता है पर सबसे ज़्यादा आपका उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले क्रमशः जिले क्या हैं? उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, उसके बाद देहरादून है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो गुड़ वगैरह ज़्यादा आता है वो हरिद्वार से आता है। ठीक है, तो गन्ना खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है गन्ना किसके अंतर्गत आता है? ये आपकी फसल खरीफ के अंतर्गत आता है, और इसका जो टाइम होता है 1 से 1.5 साल में कटता है। कितने में? हाँ, 1.5 साल में ये कटती है फसल। ठीक है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग। तो कौन सा? देखिए अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे कम आपका चंपावत का है। अगर हम एरिया वाइज उत्तराखंड में सबसे छोटा जिला, सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो आपका कौन सा होता है? सॉरी, चमोली होता है। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, उसके बाद आपका पिथौरागढ़ है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे कम कृषि योग्य भूमि, तो ये आपके कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग न्यूनतम कृषि योग्य भूमि है। यह नगर अपने धार्मिक और आध्यात्मिक दर्शन हेतु जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी गढ़वाल। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी टिहरी गढ़वाल से हुई थी। किसकी? बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1980 के दशक में टिहरी गढ़वाल में हुई थी। पारंपरिक बीजों के कम उपयोग तथा नकदी फसल में इस आंदोलन को गति प्रदान की। हरित क्रांति का मुकाबला करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में संकर बीजों तथा नकदी फसलों के उपयोग को हतोत्साहित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1949 में। इसको डेट को याद रखना आप। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया था? आपका हल्द्वानी में किया गया था। ठीक है, तो 1949 में उत्तराखंड के नैनीताल हल्द्वानी दुग्ध उत्पादन सरकारी संघ का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सरकारी सहकारी समितियां गठित करने हेतु दुग्ध उत्पादकों को वर्ष पर्यंत दूध विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं, पर्यटनों, तीर्थयात्रियों, संस्थाओं को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में डेयरी विकास विभाग महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? निभा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर से आपका 6 लेक्चर। ठीक है, अगला चैप्टर जो होगा वो भी आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ से आपके जो हमने 35 क्वेश्चन किए, ये ऐसी 35 क्वेश्चन के साथ साथ हमने एक्सप्रेशन भी देखा। ये एक ऐसी वीडियो है जहाँ से एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। आपने देखा है रिसेंट के एग्जामों में यूके पीसीएस के क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। खासकर उत्तराखंड के क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, आपके कोई डाउट होते हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ में अब देखिए उत्तराखंड पीसीएस के लिए अभी 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। इसके लिए मैंने परीक्षावाणी, देखिए परीक्षावाणी से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यूके पीसीएस की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो परीक्षावाणी की मैंने 50 वीडियो में एक पूरी जो एमसीक्यू सीरीज आती है, एमसीक्यू वाली बुक आती है, जो प्रैक्टिस सीरीज आती है परीक्षावाणी की, उसके 40,000 क्वेश्चन को मैंने 50 वीडियो में कवर कर रखा है। आप इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, अभी टाइम आपके पास है नहीं। अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपको पता होता है किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। और हर चैप्टर के मैंने 300 से 400 क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। साथ में अगर आप आगे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप न्यू हैं, तो उन वीडियोज़ को देखिए, परीक्षावाणी पढ़िए, उसके बाद हर चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए वहाँ से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। साथ में मैंने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियोज़ करवाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और विंसे रेयर बुक जो है आपकी 2024 की, वो भी मैंने आपको करवाई हुई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।